हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई हम जो है इस वीडियो में देखने वाले, जैसे कि अपने टाइटल से थंबनेल से समझ गए हैं, क्या फिजिक्स की आपके चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट बताने वाला हूं। तो देखो, आप लोग बोलोगे ऑलरेडी ये तो डल गई है। हाँ, डल गई है, बट कुछ बच्चों को था कि ये तो पुरानी वीडियो है, उसके दिमाग में रहता है कि पुरानी वीडियो। भाई पुरानी चीज भी काम आती है, आपको यूज करने आना चाहिए। बट कोई नहीं, हम एक नए सिरे से एक नई वीडियो आपको प्रोवाइड करा देते हैं एक नए क्लास के माध्यम से, ताकि आपका ये अगर आप देख चुके होंगे तो रिवीजन हो पाए, और नहीं देखे होंगे तो भाई आप पूरी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो पाए। और आपको एक चीज और बता दूं, चैप्टर 1 में पूरी तरीके से थ्योरी, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 में जो है भौतिक जगत और मापन में हम लोग का जो भौतिक जगत वाली पोर्शन है उसको कवर करेंगे। इकाई 1 में भौतिक जगत, जो कि कंप्लीट जो है इसमें बेसिकली थ्योरी है, तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहला आज की इस क्लास को, आज की सेशन को, वो है कहां से भाई? भौतिकी से। ठीक है, यही से स्टार्ट करेंगे। भौतिकी मीन्स हमारा क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे भौतिकी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, भौतिकी क्या है? भौतिकी पढ़े तो भौतिकी के बारे में बेसिकली पूरी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पूरा बुक को रेफर करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। तो देखो, भौतिकी की बात करें, है ना, इसको तो ये क्या है, अगर इसको बताओगे तो आप लोग किस तरीके से बता सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, क्या बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं भाई, जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसका भाई? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? भौतिकी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपको बताना है, भौतिकी कहते हैं। तो समझ लो, आपको इसी तरीके से बताना। अगर विज्ञान के बारे में पूछे तो भौतिकी के बारे में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्राकृतिक घटना, भाई हम आसपास के जैसे कि घर्षण के बारे में देख रहे हो, प्रकृति की घटना है, बादल का गरजना, बिजली कड़कना, इस तरीका से, है ना, बारिश होना, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, घर्षण, बल, गति, इन सब चीज, मशीनों के बारे में, विभिन्न प्रकार के सैटेलाइट के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, सबके बारे में किसमें पढ़ते हैं? भौतिकी में। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से, तो ये तो भौतिकी की नॉर्मल परिभाषा कहा जा सके। और दूसरी टर्म में अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो दूसरी टर्म में हम लोग इसकी परिभाषा ले सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग। और दूसरी परिभाषा, ये तो इसको भी बता सकते हो, दूसरे तरीके में हम ये बता सकते हैं, भौतिकी विज्ञान में क्या करते हैं? द्रव्य ऊर्जा एवं उनके अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है भाई। अंतर क्रियाओं का इसमें रहेगा। ठीक है, अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आप लोग इस वर्ड्स के माध्यम से, इस शब्दों के माध्यम से भी आप भौतिकी को बता सकते हो। क्या बताओगे? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनके अंतर क्रियाओं का, द्रव्य और ऊर्जा को मैं बताऊंगा, अंतर क्रियाओं को समझ लो पहले। अंतर क्रिया का मतलब होता क्या है? अंतर मतलब अंदर, मतलब आपस में जो क्रिया होती है। द्रव्य में बहुत सारा पोर्शन उसको बता रहा हूं। ऊर्जा का, द्रव्य में जितने भी है सबका आपस में जो क्रिया होती है, उन क्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? मतलब उन सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाती? भौतिकी कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है आप लोग के दिमाग में, सर ये द्रव्य क्या है भैया, ये ऊर्जा क्या है? तो उसी को देखो ना ध्यान से भाई, हम बताते हैं आपको द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य की अगर बारे में मैं बोल दूं, द्रव्य क्या है आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रही है, तो जिसमें देखो दो चीजों के हिसाब से बताओगे, जिसमें क्या होती है? द्रव्यमान होते हैं। क्या? द्रव्यमान होता है, और क्या करता है? और जो है स्थान घेरता है। एकदम शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना है। ठीक, आपको पूछ दिया जाए द्रव्य क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? द्रव्यमान, द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगी, उसकी वजन होगी, और वो जगह कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। ठीक है, तो उसको ही हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे।
क्लियर है, जिसमें द्रव्यमान होता है और वो जगह भी घेरेगा। मान चलो कोई भी चीज है, अगर वो जगह घेर रहा है समझो, तो वो क्या है आपका द्रव्य। फिर इस द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा भाई? द्रव्य की अगर मैं प्रकार की बात कर दूं, द्रव्य के प्रकार, तो 1 by 1 इसको मैं बता देता हूं भाई। सबसे पहला होता है भाई ठोस। जितने भी ठोस है वो द्रव्य की प्रकार है, मतलब जितने भी ठोस है वो सब कुछ द्रव्य। अब ठोस क्या है, ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं बता दूं ठोस की परिभाषा की बात करूं तो इसमें देखो, जिसका आकार व आयतन जो है बच्चों, कौन कौन सा आकार व आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है इसमें। ठीक है, तो होता है भी लिख देते हैं, निश्चित होता है, इस तरीके से। तो इसको याद रखेंगे। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि ठोस की अगर मैं बारे में बोल दूं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस किसको बोलोगे भाई? किसी चीज है, सपोज दैट इसकी, क्या मैं सेब को इसको ऐसा पंच करके दबा के बदल पा रहा हूं क्या मार्कर का सेब? ना, मतलब ये क्या ठोस बोलते हैं ना, बहुत हार्ड है। तो हम बहुत हार्ड है किसको बोलते हैं? जिसकी शेप हम बदल नहीं सकते। पत्थर को क्या ऐसे करके आप पिचका सकते हो क्या? ना। तो पत्थर क्या है? एक ठोस है। आप ईंट लोगे तो क्या ईंट को ऐसे करके उसका शेप को चेंज कर सकते? ऐसा ईंट है तो ईंट को क्या ऐसे दबाओगे तो वो दब जाएगी क्या? ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस। मतलब इसकी आकार व आयतन जो है निश्चित होता है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? इसकी आकार व आयतन क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा प्रकार की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, वो क्या होता है? द्रव। कौन सा? द्रव। जितने भी द्रव है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जितने भी द्रव है उसको द्रव्य कहते हैं। क्यों भाई? एक द्रव है, जितने भी द्रव है उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी द्रव्यमान होगी। द्रव है तो जगह भी घेरेगा। तो द्रव किसको बोलते हैं? तो ये देख लो, द्रव की बारे में बात है, एक लिक्विड की बारे में बात है, तो जिसका आकार की बात करूं ना बच्चों, आकार द्रव मतलब एक पानी को देखो या दूध को सोचो, क्या उसका आकार निश्चित होता है? ना, उसकी आकार तो निश्चित नहीं होती। हम पानी को मैं अगर गिलास में रख दूंगा तो गिलास के आकार का हो जाएगा, बॉटल में रख दूंगा तो बॉटल का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रख दूंगा तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, उसको ऐसा नीचे गिरा दूंगा जमीन पे तो जमीन में ऐसा फैल जाएगा। उसकी आकार निश्चित नहीं होती है। तो आप लोग याद रखना, जिसका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन याद रखना आयतन, भाई आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होती है? निश्चित होता है भाई। वो पानी जितना, मान चलो गिलास में जितना जगह घेर रहा था वो, उतना जगह तो वो बॉटल में भी घेरेगा, उतना ही जगह वो किस में घेरेगा? बाल्टी में भी घेरेगा। क्लियर है? उसकी मतलब जगह तो जितना घेरता है वो तो उतना ही घेरेगा। ऐसा तो नहीं कि बाल्टी में ज्यादा जगह घेर लेगा। जितनी उसकी जगह है, जितनी एरिया है, उस एरिया को तो वो कवर करेगा ही करेगा। तो द्रव किसको बोलना है? जिसकी आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन जो है बच्चों क्या होती है? आकार जो है अनिश्चित होती है और आयतन जो है निश्चित होती है। ठीक, अब थर्ड आती है आपका। थर्ड के बारे में मैं बोलूं तो थर्ड में आपको याद रखना है क्या है? कौन सा भाई? गैस। अब एक गैस का सोचो, गैस की अगर मैं बात करूं तो जिसका आकार, एक गैस है समझो। अगर गैस सिलेंडर है तो उस गैस सिलेंडर के, अगर सिलेंडर में भरा है तो उस सिलेंडर के आकार का ही होगा, है ना गैस। अगर मैं उसको खोल दूं, रूम में खोल दूं, रूम का मतलब सभी खिड़की बंद है, मेरा पूरा क्लोज है एवरीथिंग, कहीं से भी हवा पास नहीं हो रही है, तो गैस को अगर रूम में छोड़ूंगा तो वो रूम के आकार का हो जाएगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। और गलती से मैं एक खिड़की को खोल दिया, मतलब बरामदे वाला खिड़की खोल दिया, तो पूरे बरामदे में भी चला जाएगा, मतलब रूम का आकार और पूरा बरामदे के आकार हो जाएगा। और बरामदे का भी खिड़की खोल दिया तो मतलब वो बाहर चला जाएगा तो पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो मतलब उसकी आकार क्या बदल रहा है ना। पहले रूम में किसमें था? सिलेंडर में था तो सिलेंडर के आकार का था, रूम में भर दिया तो रूम के आकार का हो गया, और बरामदे में छोड़ दिया तो बरामदे और रूम के आकार का हो, फिर बरामदे का भी खिड़की खोला मतलब बाहर चला गया पूरी तरीके से, तो वो पूरा फैल रहा है, मतलब उसका आकार निश्चित है कि बार बार बदल रही, तो उसका आकार जो होती है निश्चित, इसका भी क्या होता है भाई? निश्चित नहीं होता। ठीक, और आयतन भी निश्चित नहीं होता इसका।
ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग याद रखेंगे, पूरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इतना ही बस को आपको समझना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस समझते हुए चलो जो चीज़ें आपको कराते जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो द्रव्य की बात हो गई। द्रव्य के 3 प्रकार होते, तीनों प्रकार को मैं समझा दिया। अब आपको नेक्स्ट में जो है करा देता हूँ बच्चों, क्या है इसमें अगला टॉपिक क्या था, ऊर्जा। ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए। अब यही फिजिक्स है भाई, यही साइंस है। अगर जो भी चीज आ गया ना, एक वर्ड भी आ रही है, अगर कुछ भी हमें पता चल रहा है, ऊर्जा आ गया तो ऊर्जा के बारे में जानना है, अंतर क्रिया आ गया तो अंतर क्रिया को समझना है, हर एक वर्ड्स को समझोगे तब जाके आपकी मुट्ठी में होगी फिजिक्स। तो हम लोग यहाँ पर किसको समझते हैं, ऊर्जा को समझते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी के बारे में। तो इसको तो सब लोग जानते हैं अच्छे से। हम ऊर्जा किसको बोलते हैं, ऊर्जा किसको बोलते हैं, तो जो कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता होता है, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं। अब बोलते हैं ना मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, बोलते हैं ना जब थक जा रहे थे, तो मतलब हमारे पास एनर्जी नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो जो मतलब हमारे पास कार्य करने की क्षमता नहीं है, कार्य करने की, काम करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं इन परिभाषा के टर्म में। ठीक है, अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था भाई, एक समीकरण दिया था, द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को किसमें, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने के लिए। ठीक है, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तन के लिए क्या किया था भाई, परिवर्तन के लिए एक समीकरण दिए थे, वो समीकरण आपको याद होना चाहिए। के लिए समीकरण कौन सा दिए थे भाई समीकरण, तो समीकरण मैं बता दूं आपको, ये दिया था E = mc²। ये वाली समीकरण आपको याद रखना। इसके माध्यम से हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं करके, इस वाले को। ठीक है, तो यहां पर हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए भाई। यहां पर E की मैं बात करूं तो E क्या है भाई, एनर्जी मतलब हमारी ऊर्जा है, और M की बात करूं तो M क्या है, हमारा मास मतलब द्रव्यमान है, और C की बात करूं तो C मतलब ये क्या है, प्रकाश का वेग, इस तरीके से। और इस C की वैल्यू होती है C = 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकंड, ऐसा होता है। ठीक है, उस C की वैल्यू की बात करें तो आपको इस समीकरण को कौन दिए है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए है। तो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टीन जी के अनुसार ये होता है, और इसको हम लोग द्रव्यमान, इस समीकरण को, इसी समीकरण को क्या नाम दिया जाता है, द्रव्यमान। याद रखना इस समीकरण को क्या नाम देते हैं भाई, उस समीकरण का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, इस वाले समीकरण को अगर आपको पूछा जाए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए, तो आपको यही समीकरण लिखना है, E = mc² करके। क्लियर है, यहां तक अच्छे से आप लोग नोट कर लो, और जो है फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जो है देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या रहा है, भौतिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। कितनी ब्रांचेस है, कितनी शाखाओं में बांटा गया उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो पूरे जो फिजिक्स है हमारे, पूरी फिजिक्स की जितनी भी पोर्शन है, क्लास 11th 12th की ना, पूरे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। पूरा फिजिक्स मतलब फिजिक्स, ठीक है, जिसमें से क्लास 11th 12th सबकी सिलेबस कवर होती है, उसको पूरी फिजिक्स को हमारी, ठीक है, जितनी भी फिजिक्स है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक तो क्या है आपकी चिरसम्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स, और सेकेंड वन होती है आधुनिक फिजिक्स मतलब मॉडर्न फिजिक्स, अभी की फिजिक्स। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटा, किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। कैसे, जो हमारा टाइम पीरियड है ना बच्चों, कितना 1900, तो 1900 से पहले को चिरसम्मत भौतिकी बोल दिया गया है, और 1900 के बाद को क्या कहा गया है, आधुनिक भौतिकी कहा गया भाई। अब उस टाइम देखो कुछ वैज्ञानिक आए, उस वैज्ञानिकों के हिसाब से पहले मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लगता है ना कुछ चीजें आ सकता है, तो हम लोग जैसे कि मोबाइल की बारे में बात करते हैं, मोबाइल जैसे कि अपडेट हो जाते हैं उसमें लगता है इसके बाद क्या ही चेंज हो कि नया मोबाइल आएगा, बस यही हो। बट हर महीना नया मोबाइल आ जाता है ना, हर महीना उसमें नए चेंजेस हो रहे हैं ना, वैसे ही फिजिक्स को एक टाइम मान लिया गया था कि अब इसमें खोज नहीं हो सकता। मतलब 1900 तक लगभग वैज्ञानिक सोचते थे कि फिजिक्स में जितना भी खोज होना था भाई वो तो हो गया, अब क्या ही खोज करेंगे, क्या ही बच गया।
सब कुछ ऐसा वैज्ञानिक लोग सोचने लग गए। तब कुछ और वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्रूफ किए किसी और चीज पर काम करके, जैसे कि सापेक्षता का सिद्धांत वगैरह पर काम किए, है ना। तब जाके पता चला हाँ भाई कि फिजिक्स का भी तो हमने सिर्फ उसके ऊपरी भाग को देखे, उसके अंदर झांकना अभी बाकी है करके। तो उसके बाद जब नए नए वैज्ञानिक आए तो उसके बाद की जो फिजिक्स था, मतलब 1900 बाद की जो फिजिक्स है उसको क्या नाम दिया गया भाई, आधुनिक भौतिकी नाम कहा गया। उसको कहा गया कि भाई यहां से हम लोग की क्या है, मॉडर्न फिजिक्स जो है स्टार्ट होती है करके। क्लियर है। तो देखो चिरसम्मत भौतिकी जो क्लासिकल फिजिक्स है उस टाइम में क्या क्या हमारी खोज हो चुकी थी, यांत्रिकी के बारे में खोज हो गया था भाई। यांत्रिकी का मतलब क्या है, इसमें मैकेनिज्म जो मैकेनिकल बोलते हैं, तो यांत्रिकी में विभिन्न प्रकार की जो मशीन होती है, ठीक है, मशीनों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता था। मतलब विभिन्न प्रकार की मशीनों का उस टाइम जो है निर्माण हो गया था और अलग अलग मशीनों का निर्माण चल रही थी, तो जिसमें हमने यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। पूरा मैकेनिज्म उसी को बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आप इंजीनियरिंग करोगे तो पूरा मैकेनिज्म ही लेकर के, पूरा यांत्रिकी लेकर के ही पढ़ सकते हो, जिसमें पूरा आपको मशीनों के बारे में पढ़ाया जाए कि कौन सी मोटर कैसे वर्क करती, कार कैसे वर्क करता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात करें तो इसमें उष्माओं के बारे में पूरा कि किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज होती है ना, इन सब चीज के बारे में आगे हम इन सब चीज के बारे में देखेंगे। ये एक एक सब्जेक्ट बन जाता है अगर आप आगे जाओगे तो। अभी हम इन सब चीज के बारे में इसी कुछ को 11th क्लास में पढ़ेंगे और कुछ पोर्शंस को इसमें से 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट आप लोग को ध्यान से देखना इन चीजों। उष्मागतिकी, फिर प्रकाशिकी, तो इसमें प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और उनके कह सकते हैं अंतर क्रियाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। विद्युत चुंबकत्व, मतलब विद्युत और चुंबक के गुणों का, उसके विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और चुंबक का विद्युत प्रभाव के बारे में, इन सब चीज के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे हम विद्युत चुंबक के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, एक्टिविटीज जो है कर सकते हैं, इस तरीके से। अब देखो इसमें आप बोलोगे हम बहुत डीपली अभी मैं नहीं जा रहा हूं, हम क्योंकि डीपली इसका चैप्टर वाइज जब आएगा तब वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक भौतिकी की बात करें तो सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु नाभिक के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इस आधुनिक भौतिकी में हमें सीखने को मिलेगा। और मतलब इस सब चीज को किस में रखा गया, आधुनिक भौतिकी में रखा गया, ठीक है। तो ये तो रहा भौतिकी की शाखाएं। फिर अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा भाई, अगला टॉपिक है जो हो जाएगा बच्चों हमारा आपके बुक के अकॉर्डिंग भौतिक नियमों की प्रकृति वाला। ये हेडिंग रहेगा हमारा क्या, भौतिक नियमों की प्रकृति, ठीक है, इस तरीके से। अब भौतिक नियमों की प्रकृति की बात करूंगा तो देखो इसको ध्यान से, भौतिक नियमों की प्रकृति देखना तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या आता है, पूछा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप क्या समझते हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसको कहेंगे, तो इसको एकदम ध्यान से समझेंगे आप लोग कि हम लोग किसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे एक्चुअल में। तो देखो तर्क और प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित जो विचारधारा होती है, ठीक है। तर्क मतलब हम अपने दिमाग में सोचते हैं, तर्क लगाते हैं, थोड़ा तार्किक बनो बोला जाता है ना, तो तर्क मतलब हमारे तार्किक, तो इसको ऐसे लिखेंगे तर्क और प्रायोगिक। प्रायोगिक मतलब भाई हम तर्क लगाएंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, और प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो तर्क और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अब तर्क करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके आधार पर हमारे मन में कुछ क्या आएगा, विचार आएगा। तो विचारधारा को ही क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। किसको भाई, तर्क और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर। ऐसे नहीं कुछ तार्किक बोला जाता है ना, हम ऐसे ही मतलब बेतर्क नहीं बोलते, कुछ होती है, ये होता है तो हम उसको रिलेट करके बोलते हैं ना, हाँ इससे अगर पानी गर्म होता है तो इससे चाय भी गर्म हो जाएगा। जब इससे लिक्विड मतलब द्रव गर्म हो सकती है तो कुछ दूसरा भी द्रव उससे उस मशीन से गर्म हो जाएगा। ऐसा हम एक तर्क लगाएंगे या प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब उस पर जो विचारधारा आएगी उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्लियर है, ये रहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ना बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या याद रखना है, इसमें परिकल्पना, ठीक है। अब आती है परिकल्पना से आप क्या समझते हो, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो परिकल्पना अगर आपको पूछ दिया जाए कि परिकल्पना से आप क्या समझते हो, तो क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे कि प्रेक्षणों या प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को जिसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ रहता है,
ठीक है, अब देखो तर्क और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर कोई क्या बनेगा, नियम बनेगा, है ना। अब एक विचारधारा था, पहले जो विचार था तब तक अपन उसको क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलेंगे, एक सिर्फ सोच था, ऐसा होता है। अब मैं बोल दूंगा कि जैसे कि मैं देखा, अगर एक मशीन है, एक रॉड है, मान चलो ये रॉड है, इस रॉड से पानी गर्म हो जा रही है, मैं तब एक नियम बनाऊंगा, मैं पूरा मतलब विचारधारा, उसके बाद एक नियम बनाऊंगा कि इससे, इस रॉड से जितने भी द्रव है वो गर्म हो जाएगा, इस तरीके से मैं नियम बनाऊंगा। लेकिन इस पर कोई फाइनल नहीं हुआ है, मतलब इस पर सत्यापित ये नहीं हुआ है, पूरी तरीके से इस पर सील थप्पा नहीं लगा, तब तक उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिकल्पना कहेंगे। मतलब हाँ ऐसा ही होता है करके जब तक फाइनल उस पर सत्यापन ना लग जाए तब तक हम उसको क्या कहेंगे, परिकल्पना कहेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, तर्क और क्या, प्रायोगिक तथ्यों के आधार, इस तरीके से लिखोगे, आधार पर तो हाँ इस तरीके से आपको करना है, यही लिखोगे, तर्क और प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर कोई कार्यकारी नियम बनता है, हाँ कि ऐसा होता है करके। तो नियम जिनका क्या नहीं होता है, अंतिम सत्यापन नहीं हुआ रहता, मतलब प्रमाणित नहीं हुआ रहता, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं अगला टॉपिक की बात करूं, इसी में हम लोग, ये तो रहा, ठीक है। अब आ जाती है वैज्ञानिक नियम। अब यहां तक अभी सत्यापित नहीं हुआ है, तब तक उसको परिकल्पना कहते हैं। अब आ जाता है उस पर बोल सकते हैं वैज्ञानिक नियम भी आपको पूछा जा सकता है, नियम किसे कहते हैं करके, है ना। वैज्ञानिक नियम से आप क्या समझते हो, तो इसको क्या बताओगे भाई, तो इसमें आपको बताना है बच्चों कि उन कथनों को जो यह बताते हैं कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, उसे हम लोग वैज्ञानिक नियम कहते हैं। मतलब ऐसे कथन जिसे ये पता चलता है कि प्रकृति किस प्रकार व्यवहार करती है, मतलब कैसे होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। क्लियर। तो आपको इसमें नियम में वही लिखना है, ऐसे कथन जिससे हमें यह पता चलता है कि प्रकृति किस प्रकार की व्यवहार करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। फिर सिद्धांत और नियम को पूछा जाता है। एक तो नियम रहेगा, अब सिद्धांत और नियम में क्या अंतर है, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो अगला टॉपिक जो है हम लोग क्या देखने वाले भाई, अगला जो है सिद्धांत देखने वाले। तो मैं सिद्धांत को भी बताते चलता हूं, आप लोग लिखते चलेंगे। सिद्धांत की अगर मैं बात करूं ना, तो सिद्धांत किसको बोलते हैं, प्रकृति के नियम की व्याख्या करने वाले ऐसे नियम जिसकी क्या हो जाती है, सत्यापित हो गई होती है, मतलब ये पूरी तरीके से सत्यापित हो चुका रहता है, उसको ये हम लोग क्या कहते हैं, सिद्धांत। मतलब ऐसा होता है, मतलब होता है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वही क्या कहलाती है, सिद्धांत कहलाती है। जिसको हम मतलब ऐसे परिकल्पना बोल सकते हैं जिसमें देखो, इसमें क्या ये जिनका सत्यापन नहीं हुआ रहता, और सिद्धांत पूरी तरीके से सत्यापित हो जाया रहता है, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। और भी थ्योरीज है इसमें, स्टोरीज है, उस सब चीज को आपको पढ़ना होगा। तो बस इन चीजों को अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, और अपना खुद का नोट बनाओ, ताकि आपको 11th क्लास ईजी लगे, ठीक। क्योंकि इतनी मोटी बुक पकड़ के बैठोगे ना बच्चों, दिमाग पहले से डर जाएगा, ठीक है। इसलिए अपना खुद का नोट बनाओ, आपको बहुत आसान लगेगा। 200-250 पेजेस में आपकी पूरी बुक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कवर हो जाएगी। और इस तरीके से शॉर्ट नोट ही बनाओ ताकि आपको इजी लगे, ठीक। अब अगला जो है हम देखते हैं क्या भाई, प्रकृति में बल को, ठीक है। अब सबसे पहले प्रकृति में बल देखेंगे, या हमारा आप कह सकते हैं कि मेन टॉपिक इसी में से। अब देखो, इसमें वही टॉपिक करा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरीज और भी है बुक में, तो आपके पास बुक होंगे तो उसमें से थ्योरीज पढ़ने की कोशिश करना एक्स्ट्रा टाइम, जब ये कंप्लीट हो जाए तब, ठीक है। अब देखो, प्रकृति में बल देख रहे हैं, तो देखो बल की पता होनी चाहिए कि बल एक्चुअल में बोलते किसको है। तो बल किसको बोलोगे, देखो आप लोग, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था, आकार या आकृति में
परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मतलब हम बल की परिभाषा बता रहे हैं तो बल को ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसको सस्पेंस में रख रहे हैं। बल को क्या कर रहे हैं? सस्पेंस में रख रहे हैं कि बल भाई एक ऐसी बाह्य कारक है, मतलब बाहरी चीज है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, मतलब मान के चलो कोई साइकिल है वो चल रही है, सॉरी रुकी हुई है, रुका हुआ है, उसको क्या कर दे? वो गति प्रदान कर दे। या जो गति अवस्था में है, मतलब जो साइकिल चल रहा है आगे जा रहा है, उसको रोक दे। तो बल ऐसी कारक है, मतलब जो रुका हुआ साइकिल को चला दे और चलता हुआ साइकिल को रोक दे, या बोल सकते हैं वही उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बल कहते हैं। मतलब भाई वहां पर जैसे कि हम साइकिल को चलाने के लिए पैडल मार रहे हैं, मतलब वहां पर लगा रहे हैं ना, उसी को बल कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से साइकिल चलना चालू हुआ, हम पैडल जब मारे अपने पैरों से तो, और ब्रेक जब दबाते हैं तो ब्रेक दबाने से मतलब वो रुक गया, तो ऐसी बाह्य कारक जिसकी वजह से वो रुक गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्लियर है? तो बल ऐसी बाह्य कारक है जिसकी विरामावस्था, गति अवस्था या आकार में किसी भी की आकार को बदलने की कोशिश करता है। जैसे कि सपोज दैट इतना बड़ा बॉल देगा, बॉल है हमारे पास, ऐसा फुटबॉल बोल सकते हैं, उसको ऐसा पंच करेंगे, दबाएंगे हम लोग, तो उसका आकार बदल जाएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन होगी। तो इस प्रकार ऐसी बाह्य कारक जिसकी वजह से किसी भी वस्तु की गति, विरामावस्था, गत्यवस्था, आकार और आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं भाई। इसका बल की मैं बात करूं तो इसका संकेत चिन्ह आपको पता होना चाहिए। तो संकेत चिन्ह क्या होता है भाई? एफ होता है। ठीक है, एफ होता है। और भाई और क्या आपको मेन चीज याद रखना है? इसका एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ये बला क्या होती है भाई? न्यूटन होती है। ठीक है, अब भाई बल को किसी ना किसी चीज से तो नापना पड़ेगा। मैं आपको बोल दूंगा बल, थोड़ा बल लगाओ, कितना बल, मैं धीरे धीरे लगाना है कि ज्यादा लगाना है, वहां पर अब हम कम ज्यादा ऐसा तो नहीं, कितना कम कितना ज्यादा उसको भी तो बताना पड़ेगा ना। तो वहां पर हमें न्यूटन का सहारा लेना पड़ेगा कि हाँ भैया एक एक न्यूटन बल लगाते जाओ, मैं आराम से चलते जाऊंगा करके। 2-2 न्यूटन का बल लगाओ, 3 न्यूटन का बल लगाओ, 4 न्यूटन का बल लगाओ, 5 न्यूटन का बल लगाओ। इस तरीके से तो बल को नापा किससे जाता है बच्चों? न्यूटन से नापा जाता है। क्लियर है? बल क्लियर है? अब देखो बल बहुत प्रकार के हैं, मतलब बल की प्रकार अलग अलग है। इसमें हमारे इसमें प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल कार्य करते हैं। ये इस प्रकृति में बल की बात करें, जो हमारे इन्वायरमेंट है, प्रकृति है, उसमें तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल कार्यरत है। इस तरीके से इस प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल कार्य करते, 4 प्रकार के बल जो है काम करते। तो उसमें हम पहला बल की अगर बात करूं ना, आप लोग सब जानते हैं वो कौन सा है भाई? गुरुत्वीय बल, या इसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ये प्रकृति में हमेशा विद्यमान है। अगर ये ना रहे तो पूरी चीजें उथल पुथल हो जाएगी, हम हवा में उड़ने लग जाएंगे। हम बुक जहां पर रख के आए रहेंगे घर में, वो बुक हमें कहीं और मिलेगा, फिर बुक को रख के आए रहेंगे टेबल पे, तो टेबल भी नहीं रहेगा और बुक भी नहीं रहेगा अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो हम गुरुत्वीय बल बोल सकते हैं, इसी को गुरुत्वाकर्षण भी बल बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें यह पता होना चाहिए कि गुरुत्वीय बल बोलेंगे किसको। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी एज ए परिभाषा लिख सकते हैं कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? इस तरीके से बहुत इजी वे पे बताना है। दो पिंड है, दो पिंड मतलब दो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपका टेबल हो गया, उस टेबल के नीचे में आप टेबल के ऊपर में क्या रख रहे हो? ऑन दी टेबल बुक रख रहे हो, तो
इन दोनों के बीच कोई ना कोई तो बल कार्य करेगा, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, दो पिंडों के बीच बल जो कार्य करता है उसको ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब देखो इसके लिए एक पर्टिकुलर नियम है, दो पिंडों के बीच बल लग रहा है तो उसके लिए भी एक नियम बना हुआ है, उस नियम को भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मान के चलो हमारे पास दो पिंड है, तो उन पिंडों के बीच क्या कहा, जैसे कि सपोज दैट ये पिंड है, मान चलो मैं पिंड नंबर ए ले लेता हूं और यहां पर ले लेता हूं पिंड नंबर बी, तो भाई इन दोनों के बीच जो बल कार्य करेगा उसको गुरुत्वीय बल बोलेंगे। तो इसके लिए भी कुछ नियम है, जैसे कि मान के चलो इन पिंडों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो उस दूरी को मैं मान लेता हूं क्या, r दूरी मान लेता हूं। भाई इसका कोई ना कोई क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो इसके द्रव्यमान को मैं m1 मानता हूं और इसके द्रव्यमान को क्या मान लेता हूं, m2 मान लेता हूं। तब इसी के हिसाब से, क्योंकि ये अलग, इसका द्रव्यमान कुछ अलग होगा, इसका द्रव्यमान अलग होगा, इनके बीच की दूरी के हिसाब से, भाई जाहिर सी बात है आपको दो चीज है, दो मान लीजिए दो लोगों को ऐसे अगल बगल में खड़ा कर दो, मेरे बगल में कोई खड़ा रहेगा, बस में खड़े हैं समझो भीड़ में, तो मैं उसको धक्का दूंगा, वो मुझे धक्का देंगे, मतलब हम जितना पास में रहेंगे उतना एक दूसरे के ऊपर ज्यादा बल लगाएंगे। तो इसी तरह कुछ दूरी मैटर करती है ना, तो इसके हिसाब से एक नियम बना हुआ है ना। इसके हिसाब से क्या नियम बना हुआ है भाई, कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बोला गया है यहां पर, इस तरीके से लिखना है आपको, दो तो यहां पर देखो ये नियम है, नियम क्या बोलते हैं भाई, कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल जो है उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इन दोनों पिंडों के बीच जो बल कार्य करेगा, एफ जो है ना, एफ जो है अनुक्रमानुपाती होंगे, किसके बोल रहे हैं, उनके द्रव्यमान के, यहां पर लिखना है गुणनफल, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो इसके द्रव्यमान कितना कितना माने थे भी हम लोग, m1 इंटू में m2 ऐसा, ठीक है। तो ये बल जो है द्रव्यमान के गुणनफल के गुणा में लिख दिए, उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस तरीके से करोगे, ये होगा आपका समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार बच्चों इसके उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के, सॉरी कुछ मिस्टेक मैं लिख लिया था, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका देखो यहां पर इसके बीच की दूरी कितना माने हम लोग, r, मतलब एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती, तो 1 के बटा में हो गया ऐसा, 1/r का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये बनेगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां से करोगे कैसा, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से देखो, इस साइड एफ है तो मैं एक एफ लिखूंगा, अनुक्रमानुपाती ये वाला साइन बनाऊंगा। अब देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, m1 बटा में m2 बटा में r का स्क्वायर, समीकरण 1 व 2 से ऐसा हो जाएगा। और जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो f इक्वल टू k ऐसा हो जाएगा। k क्या है, एक नियतांक है, m1 इंटू m2 बटा में r का स्क्वायर। तो ये बल का क्या होता है, गुरुत्वीय बल का सूत्र होता है। यहां पर आप लोग लिख लेंगे, यहां f जो है बल है, k नियतांक है, m1 और m2 द्रव्यमान और r क्या है, ये दो पिंडों के बीच की दूरी है करके आपको यहां पर ये मेंशन करना होगा। तो ये रहा किसके बारे में, कंप्लीट आपके गुरुत्वीय बल के बारे में। हमारा नेक्स्ट बल क्या हो जाएगा भाई, दूसरा जो है विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय बल बोला गया है, तो बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, दो आवेशों के बीच, मतलब दो आवेश है, उन आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है ना, उसे ही विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। दो आवेश है, मान चलो आप एकदम आवेश के पास जाओगे, करंट खुला तार, उसके पास जाओगे ना, तो वहां पर बल का आभास करोगे, आपको लगे कि वो खींच रहा है या धक्का दे रहा है ना, तो बल लगेगा वहां पर, तो उस बल को ही विद्युत बल कहते हैं। और तथा दो चुंबकों के बीच, आप ऐसे चुंबक को पकड़ोगे, दो चुंबक को, तो आपको लगेगा या तो खींचते रहेगा या धक्का देते रहेगा, तो वहां पर आपको बल का अभाव होगा, बल का आभास होगा, सॉरी अभाव नहीं, आभास होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई बल कार्य करता है। तो दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं विद्युत बल, और दो चुंबकों के बीच जो बल कार्य करता है उसको कहते हैं चुंबकीय बल। और तीसरा बल कौन कार्य करते हैं, प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होते हैं, एक्चुअल में कोई नाभिक होते, कोई हमारा परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो नाभिक को बनाए रखने के लिए, नाभिक में कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाए रखने के लिए जो बल कार्य करता है उसको प्रबल नाभिकीय बल। अगर वो बल नहीं रहेगा तो हर चीज टूटते जाएगा, एकदम छोटा सा एक लड्डू, जैसे बड़ा लड्डू टूट जाता है,
टूट जाता है ना, और उसका एक छोटा कण जो है, कण भी टूटता है कि आपस में एकदम छोटा छोटा कण ना, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रबल नाप की बल कार्य करते रहता है, उसको आपस में बनाए रखता है, जोड़ के रखता है। क्लियर है? तो आपको याद रखना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के नाभिक, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के नाभिक में, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के नाभिक को बनाए रखने के लिए कार्यरत बल को ही क्या कहते हैं? हम नाभिकीय बल कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल की बात करें तो जब रेडियो एक्टिव पदार्थ आते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए आते हैं, इसीलिए इसको क्षण नाभिकीय बल भी या क्षीण नाभिकीय बल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब ये कब आता है? रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय के दौरान क्या होता है? जब रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्या होता है? क्षय होता है, तब जाके ये उसके दौरान ये क्या होता है? उत्सर्जित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दुर्बल नाभिकीय बल, जो कि बहुत कम समय के लिए रहता है, इसलिए इसको क्षीण नाभिकीय बल भी कहा जाता है। क्लियर? अब हमारा इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक है, वो क्या है? संरक्षण नियम। ये संरक्षण का नियम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, संरक्षण के नियम। ठीक, संरक्षण का नियम क्या क्या है भाई? कुछ नियम है, कुछ पॉइंट्स है, उसको बहुत ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि सबसे पहला मैं तो बताऊंगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप लोग सुनते जाओ, समझते जाओ और उसी को लिखते चलेंगे। ठीक है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोग बोलेंगे किसको भाई? देखो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे कि मेरे पास, मैं कुछ खाया हूं तो मेरे पास ऊर्जा है, तो मैं अपनी ऊर्जा को साइकिल चलाने में अगर लगा दिया तो मेरी ऊर्जा किसमें? मशीन में चला गया। या हम लोग करेंट, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा से मतलब करेंट से मैं क्या चला दिया? घर का पंखा चला दिया, तो मेरा विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गया? यांत्रिक ऊर्जा में। अब वो पंखा चला भाई, तो पंखा का ऊर्जा, मशीनी ऊर्जा किसमें चला गया? हवा बन रहा है उससे, पवन ऊर्जा में चला गया। अब पवन ऊर्जा से पवन चक्की चलेगा तो फिर से उसमें चला गया वो, तो एक रूप से दूसरे रूप में वो क्या होते जाता है? परिवर्तित होते जाता है। तो इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या लिखोगे आप लोग? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है आप लोगों का आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। ये आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों? तो मैं बता दूं, आवेश संरक्षण का नियम क्या बोलते हैं? हमें आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित, उसमें रूपांतरित बोला गया था, इसमें रूप बदलता है उसका, इसमें रूपांतरित होता है उसमें, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में जाता है, जबकि इसमें स्थानांतरित होते, मतलब कोई एक पिंड है ना बच्चों, ऐसा मान चलो ए से, तो ए की ऊर्जा बी पे चला जाता है और बी की ऊर्जा किस पे चला जाता है? सी पे चला जाता है। आवेश संरक्षण के नियम में याद रखना, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड और दूसरे पिंड से तीसरे पिंड, चौथे पिंड, ऐसे वो स्थानांतरित होती है, एक जगह से दूसरे जगह वो जाती है, वो रूपांतरित ना होकर के क्या होती है? स्थानांतरित होती है। क्लियर? फिर आप लोगों का क्या है भाई? तीसरा क्या बोलते? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ये नियम क्या बोलते भाई? बहुत आसान है, इसमें एक चीज याद रखना, इसका मेन चीज क्या है? बल, है ना। अब आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम याद रखना है, तो आपको याद रखना है यहां पर, यदि कोई चीज है, मान के चलो मैं साइकिल कोई किसी चीज को चला रहा हूं, जैसे कि साइकिल चला रहा हूं, चलाते जा रहा हूं, वो चल रहा है, मान लो गति है ना, गति है। या मान के चलो किसी चीज को ऐसे मैं बॉल को ऐसे नीचे नीचे उसको फेंका, लुढ़का दिया कहा जाए तो, नीचे नीचे फेंका बॉल को, तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उस पर कोई आके पत्थर सामने ना आ जाए या कोई ना कोई चीज उसको ना रोके, तो वो नहीं रुकेगा। तो उसी चीज को यहां पर समझो आप लोग, ये बोला जाता है रेखीय संवेग नियम में कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, मतलब कोई निकाय है, उस निकाय पर बाह्य बल ना लगे,
तब तक वो क्या रहती है, उसका रेखी संवेग नियत रहता है, निश्चित रहता है। मतलब उस बॉल को अगर मैं ऐसा करके नीचे नीचे लुढ़काया, ढुलाया, ढुलोते हैं बोलते हैं ना हम लोग, उसको किया तो वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको रोकने के लिए सामने कोई पत्थर ना आ जाए, कोई दीवार ना आ जाए, या कोई ना कोई ना रोके। मतलब उसका रेखी जिस वेग से जा रहा है उसी वेग से वो जाते जाएगा। बस घर्षण, मतलब घर्षण मत रोकना चाहिए भाई। बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, घर्षण काम कर रहे तो जाहिर सी बात है रुकेगा ही रुकेगा कुछ देर पर। तो एक चीज याद रखना, यहां पर जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, अब कोई ना कोई तो रोक रहे ना भाई, घर्षण तो रोक रहे, उबड़ खाबड़ जो है, डबरा था, गड्ढा था, वो रोक रहे हैं उसको, ठीक है। तो रेखी संवेग संरक्षण का नियम वही बताता है, जब तक यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगे तब तक उसका रेखी संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। बल जब तक ना लगे तब तक। और चौथा आपका नियम है और लास्ट नियम है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक है कौन सा भाई, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें क्या काम करता है, बल आघूर्ण काम करता है, ठीक है। कौन काम करता है बच्चों, बल आघूर्ण, रूपांतरित स्थानांतरित बल, और इसमें बल आघूर्ण। अब इसमें लिखेंगे जब तक किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगे तब तक क्या रहता है, कोणीय संवेग नियत रहता है, मतलब निश्चित रहता है। बल आघूर्ण मतलब मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के आसपास ऐसे घूमने वाले वो चीजें घूमते ही रहेंगे जब तक इस पर कोई बाह्य हस्तक्षेप ना करे, मतलब कोई दूसरी चीज आके ना टकराए। जैसे कि सूर्य की परिक्रमा हम कर रहे हैं, पृथ्वी ऐसा तो करता ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगे, मतलब कोई दूसरा पिंड आके, दूसरा कोई ग्रह आके उसको टकराए ना, वो उसी वे पे वो घूमते ही रहेंगे। तो इसको याद रखना इस तरीके से, क्लियर है। तो देखो जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर 1 के मैं एक ही वीडियो में आपको कवर करा दिया हूँ। तो आप लोग एक अच्छे से नोट बना लो और कमेंट करके बताओ कि हाँ हमारी तैयारी हो गई, तो फिर मैं चैप्टर 2 को भी आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।